नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पर्यटन की एक क्लास अपलोड हो चुकी है और अब आ गए हैं दूसरी क्लास के अंदर। बढ़िया व्यवस्थित कोर्स चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी नोट्स बना रहे होंगे अच्छे तरीके से और अब तो आपके पास बुक भी पहुंचने लग गई है। तो अब तैयारी में कोई भी ढील मत करना, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है पिकअप पकड़ने का। और इसके बाद अभी जो तैयारी में जुट गए हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप वास्तव में चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो मानकर चलना आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। और ये कंटिन्यूटी जो है ये एग्जाम तक बनी रहनी चाहिए। सफलता जक मार के आएगी। आपको आपकी नियमितता बनाकर रखनी है। कहीं से भी पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अंतिम लक्ष्य आपका है नौकरी प्राप्त करना, अभी के लिए वो ध्यान रखना। ठीक है, आज अब साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन का अगला पार्ट। उसमें अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले हेरिटेज होटल। अब जब पर्यटन पढ़े तो हेरिटेज होटल भी पढ़ लेते हैं। हेरिटेज होटल क्या होती है? आप कई जगह देखते हैं कि कोई बड़ा सा किला है बहुत आकर्षक, या कोई ऐसा महल है, या कोई ऐसी हवेली है जो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है, एक ऐतिहासिकता रखती है अपने अंदर, एक इतिहास की छवि दिखाती है। और ऐसी जो इमारतें होती है लगभग इनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। बताया जाता है कि 75 वर्ष से अधिक पुरानी, 75 वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, 75 वर्ष से अधिक पुरानी, जिसमें वर्तमान में होटल संचालित हो रही है, उसे हेरिटेज होटल का दर्जा दे सकती है, राज्य सरकार दे देती है। ठीक है, तो ये हेरिटेज होटल क्या होती है उसका दायरा। अब हेरिटेज होटल जो होती है ना साथियों, मतलब देखते ही उसे दिल बन जाता है। अब उसमें मतलब रुकने की ख्वाहिश, अच्छे अच्छों की ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर समय गुजारा जाए, रुका जाए। एक तरह से लग्जरी होती है वो पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया। और जो अब मैं नाम बता रहा हूं आपको, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो ध्यान में रखना है वो हेरिटेज होटल के नाम और उनका स्थान ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अजित भवन। अब इसमें जो हेरिटेज होटल है ना, ज्यादातर या तो कोई स्थान के नाम पे होगी या फिर वो कोई वहां के शासक के नाम पे होगी। तो ये अजित भवन जो है ये जोधपुर की है और ये राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है। इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो पूरी हेरिटेज होटल में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? अजित भवन, जोधपुर वाली। ठीक है, अब देखो सामोद पैलेस जो है आपकी, ये जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर बहुत सारी है वैसे। सामोद पैलेस जयपुर में। रोहितगढ़, रोहितगढ़ ये हमारे पाली जिले के अंदर ही है और मेरा सौभाग्य था कि मुझे इसमें रुकने का अवसर भी मिला था। एक दो होटलों में इसमें मैं भी रुका हुआ हूं, तो ये अवसर मिला था वास्तव में। ये यहाँ पे रुकने में और यहाँ जो आनंद आता है वो अलग ही होता है एक। तो रोहितगढ़, रोहित एक और आपके पर्यटन की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है एक। यहाँ पे चमत्कारी प्रसिद्ध लोक देवता ओम मनासा का मंदिर है। ओम मनासा प्रसिद्ध चमत्कारी लोक देवता है। यहाँ स्थानीय मान्यता बहुत ज्यादा है और बाहर से भी जो है काफी इनके भक्त हैं जो इनको मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। हो सकता है आने वाले, देखो हमें हमेशा लगता है जैसे अब ये दक्षिणी राजस्थान वाले, पूर्वी राजस्थान वाले, उन्हें पता नहीं होता ज्यादातर। फिर अपन देखते हैं प्रश्न जब सामने आता है ना, तब सोचते हैं कि ये प्रश्न कहां से आया। तो ये भी ध्यान रखना कि ओम मनासा का प्रसिद्ध मंदिर भविष्य में बन सकता है प्रश्न, तो वो अपने रोहित में ही है और रोहित पाली के अंदर है। ठीक है, तो ये रोहितगढ़ आपको ध्यान में रखना है। खींवसर, अब खींवसर पैलेस नागौर के अंदर है। खींवसर एक नागौर में स्थान भी है, तो खींवसर पैलेस आपका नागौर में। शिव निवास पैलेस आपका उदयपुर के अंदर है। शिव निवास पैलेस उदयपुर। राजमहल पैलेस जयपुर के अंदर है। राजमहल पैलेस पानी से घिरा हुआ जो वो है राजमहल बना हुआ है, उसी के अंदर संचालित होती है राजमहल पैलेस जयपुर के अंदर। रामगढ़ लॉज, अब देखो नाम क्या रहा क्यों लॉज। अब लॉज क्या नहीं, आप लोकल में देखा कि जट रोटी जी में बारह बैठ एंड बेंच माते वे लॉज के विजय। बाकी एडी अगर लॉज है जो हेरिटेज होटल में शामिल है, नाम लॉज तो होता, लेकिन यहाँ पे रुकने की जिसकी चाहत मतलब पूरी हो जाए ना, उसको पता होता है कि ये अगर लॉज है तो फिर इससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो ये रामगढ़ लॉज जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। सामोद हवेली जयपुर के अंदर। देखो एक सामोद पैलेस अपन ने पढ़ा, ये भी जयपुर में, और सामोद हवेली पढ़ी, ये भी जयपुर में। तो कोई कंफ्यूजन आपके होने वाला नहीं है। फिर देखो सवाई माधोपुर लॉज, फिर आ गई आपके लॉज। और सवाई माधोपुर लॉज इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंदर है। अभ्यारण्य के अंदर आपने पढ़ते आए हैं, जब से जीके पढ़ रहे हैं अभ्यारण्य में सरिस्का अपन ने पढ़ा है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये अलवर के अंदर सरिस्का आपके है।
मंडावा कौशल, अब मंडावा झुंझुनू में है तो मंडावा कौशल जो हेरिटेज होटल है वो आपकी झुंझुनू की है। भरतपुर पैलेस, अब यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसका नाम तो है भरतपुर पैलेस लेकिन ये है माउंट आबू के अंदर, और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये भी लिख लेता हूं क्योंकि जो फ्रेशर्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें ध्यान नहीं होता है। अब इसमें जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो तो कहते हैं सर ये छोटी सी बात बताने की क्या जरूरत, लेकिन हमें तो जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी को भी ध्यान में रखना पड़ता है और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सभी के हिसाब से क्लास देनी पड़ती है। तो भरतपुर पैलेस आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नीमराना पैलेस, नीमराना कहाँ है, अलवर के अंदर है। नीमराना स्थान आपको पता ही है औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है, तो नीमराना पैलेस अलवर के अंदर है। लालगढ़ पैलेस, देखो लाल सिंह जी कहाँ के थे, बीकानेर के थे, तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर है। फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह सिंह जी कहाँ के राजा थे, उदयपुर के थे, तो फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ है, उदयपुर में। शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी भी आपके उदयपुर है। और होटल डेरा डूंडलोद के अंदर, डूंडलोद कहाँ है, झुंझुनू में। और डूंडलोद वैसे भी गद्दों के लिए फेमस है। अब गद्दों के लिए कोई उल्टो नहीं माना, गद्दा गढ़ा है हकीकत में, मतलब गर्दभ अभ्यारण्य और गर्दों का मेला लूणियावास और गर्दभ अभ्यारण्य डूंडलोद, तो ये चीजें साथ साथ में थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये हेरिटेज होटलें भी आप नोट कर लेना ताकि भविष्य में आपको जाना पड़े तो ये कभी पहली बार सुना हुआ नहीं हो, ध्यान रहना चाहिए कि हाँ बा होटल है, भले जाओ या नहीं जाओ नाम भी ध्यान रह जाए नहीं और अगले ने कह दोला तो भी थारो मान थोड़ो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीजें नोट करो और फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। साथियों हेरिटेज होटल आपने पढ़ ली है और हेरिटेज होटल पढ़ी है और वहां पे रुकने की यदि इच्छा पूरी होती है तो बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद में मतलब शाही रेलगाड़ियां पढ़ रहे हैं आज, तो मतलब क्या बताऊं आपको पढ़ने में। वैसे तो हर टॉपिक के लिए मैं ये कहता हूं कि इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन पर्यटन को पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। बस थे को कि कुछ थे तो हर टॉपिक में यूं को, हालांकि जीके है ही देखो ऐसी चीज, यदि इसको जिया जाए तो इसके जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं, और इसको बोझ माना जाए तो इसके जैसा कोई बोझ नहीं। और मैंने कोशिश की है आपको बर्डन फ्री एजुकेशन यशपाल समिति में पढ़ते थे ना, उसी तरीके से आपको बोझ मुक्त जो है प्रतियोगी शिक्षण देने की आवश्यकता जो महसूस कर रहे थे आप, उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब देखो शाही रेलगाड़ियों में सबसे पहले बता दूं कि आपको सवाल किस तरह का आता है। सवाल आता है या तो मिलान वाला, इनके सन पूछे जाते हैं, या तो मिलान वाला आएगा या फिर नाम पूछ लेंगे। ठीक है ना, अब ज्यादातर जो 90% मेरे चांस जो लगते हैं वो सीधा सीधा मिलान वाला सवाल आ सकता है। तो अब इसमें से ध्यान कैसे रखें, एक तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। ऐसे ध्यान रख लेना, किसी गाड़ी देखो, गाड़ी जैसे लाते हैं RJ22 RJ22 GJ22 ऐसे नंबर होते हैं, फिर आगे डिजिट होती है, तो उसी तरीके से आप ये ध्यान रख लेना PVHR 82469। ठीक है, 82469। अब ये PVHR क्या है, P यानी पैलेस ऑन व्हील्स, V यानी विलेज ऑन व्हील्स, H यानी हेरिटेज ऑन व्हील्स और R यानी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये है अपनी ट्रिक, ठीक है, याद करने के लिए। अब देखो इसमें क्या है, पैलेस ऑन व्हील्स सबसे पहले चली थी ये राजस्थान के लिए शाही रेलगाड़ी 1982 में, 1982 में शुरू हुई। ये क्या होती है, देखो शाही रेलगाड़ियां पर्यटन स्थल पर घुमाने के लिए गाड़ियां होती है जो पर्यटकों को, इसमें भी पैकेज होते हैं, 5 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज, ऐसे पैकेज होते हैं। उस पैकेज में गए, मतलब गाड़ियां कैसी है, हालांकि अपने डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं आपको इसके फोटो बता देता है कि अंदर ये होती है। अंदर मतलब एक तरह से पूरा लग्जरी रूम ही मिलता है, यूं समझो बेड मिलता है और टेबलें लगी हुई, कुर्सियां लगी हुई, सारा मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे अपन किसी लग्जरी होटल में रुके हुए हैं। मतलब सर्विस वगैरह पूरी आपको शाही सेवा मिलेगी, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं किसी रियासत का राजा हूं, ऐसा महसूस होगा। महसूस कराओ क्यों नहीं, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख 12 लाख 15 लाख ऐसे टिकट होते हैं, इसके पैकेज मिलते हैं ना, तो उसके टिकट होते हैं। अब ये जो बताइए ना, ये 2.5 लाख 3 लाख ये भारतीयों के लिए, फॉरेनर्स के लिए 2.5-3 जहां ले रहे हैं वहां 5-6 लाख लेते हैं, इतने लगते हैं। तो ये है पैकेज मिलते हैं 15 लाख 17 लाख। हम इन देखो सपनों पूरा होने वास्ते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, है नहीं, तो यूं नहीं है कि सपने पूरे नहीं हो सकते, सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। सपने सभी के पूरे होते हैं, सपने देखे भी इसलिए जाते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन बंद आंखों से वो पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए आंखें खुली रखकर मेहनत की जाती है, तब जाकर फिर सपने पूरे हो सकते हैं। तो देखो अब आपको बता दिया क्या है, हालांकि ये जो डिजिटल बोर्ड की कमी है वो भी महीने 2 महीने में पूरी हो जाएगी, आलस मेरा ही है,
फोन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फोन कर भी दूंगा तो ये अरेंजमेंट करेंगे 2-4 दिन लगा देंगे और क्लासेस डिस्टर्ब होगी, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा महीने 2 महीने में जैसे सेट होगा वैसे अपने इसको सेट कर देंगे, और जब डिजिटल बोर्ड आ गया मान लो, तब अपने धुआंधार बैटिंग होगी। ये मेरी एक देखो, हालांकि तारीफ तो क्या कहें, बाकी मैं एक आदत है मेरी कि या तो कोई काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो फिर उसमें कोई कसर छोड़ता नहीं हूं, मेहनत पूरी करता हूं, चाहे कैसा भी काम है। यदि शुरू कर दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना, ओखली में सिर दे दिया है तो फिर घास से डरने से मतलब नहीं है। तो जब आएगा ना डिजिटल बोर्ड, तो आप समझ जाओगे कि वास्तव में अब वो देखो ऊपर वाला क्या चाहता है। अभी पहले से नहीं कहेंगे कुछ। पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में प्रारंभ हुई। भारतीय रेल और आरटीडीसी, आरटीडीसी अपन ने कल पढ़ाई था, तो आरटीडीसी का ये संयुक्त योजना है। बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा कुछ भी याद नहीं होना। ये फॉर्मूला याद कर दिया तो आपके मतलब इसमें प्रश्न गलत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। फिर विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स में सीधा याद रखना 2004, जो याद रखना है वो आपको बता रहा हूं। विलेज ऑन व्हील्स में 2004 याद रखना है। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, कई जगह इसका जो सन है 2003 में मिलता है, इसलिए दोनों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत सारा समय गवाया है, अभी भी गवाया, पहले मैं जब तैयारी कर रहा था रेट की तब भी गवाया, मुझे दोनों सन मिले हैं दोनों तरफ। और ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता एक्चुअली है क्या कि पैलेस ऑन व्हील्स बीच में बंद कर दी गई थी, और फिर उसी का नाम बदलकर हेरिटेज ऑन व्हील्स नाम से पुनः शुरू किया गया था। तो 2003 में मिलता है, बीच बीच में बंद होती रहती थी, इस वजह से ये इसको 2003 कहीं 2006 बीच में शुरू करते फिर बंद हो जाती, तो ये दोनों मिलते हैं। अब देख लेना उसमें ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो मुझे लगता है जहां तक प्रश्न में संदेह पैदा होगा। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, फिर इसके बाद में रॉयल, ये सबसे महंगी लग्जरियस्ट कहते हैं ना वो है, 2009 से शुरू हुई। इनका कार्य क्या है? पर्यटक स्थलों पे घुमाना, वहां पे पूरे आपको मतलब पैकेज दिया जाता है, उसमें घुमाना वगैरह ये सब इनका पैकेज होता है। यहाँ पे जो इनके जो यात्री होते हैं उन्हें रुकाया भी हेरिटेज होटल में रुकाया जाता है, उस तरीके से पूरा इनका पैकेज इसीलिए सेट होता है पूरा। अब ये जैसे हेरिटेज ऑन व्हील्स है ना, ये आपके शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर इधर के कवर करती है। आपके ये जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, और ऐसे हेरिटेज मतलब जो चीजें विरासत है राजस्थान की, पुराने जो स्थल है, जो राजस्थान की शोभा है, मतलब ऐतिहासिक स्थल, उनकी ये यात्राएं करवाते हैं। अब ये जो है जयपुर से दिल्ली के बीच चलती है, और ये सबसे महंगी और लग्जरी क्या लग्जरियस्ट कह सकते हो, इतना मतलब इसके अंदर आपको रॉयलनेस महसूस होगी। हालांकि ये धनमाल बहुत जाता है, तो बहुत उनका काम है। अपने कई कहता है कि 2.5 लाख रुपया में 7 दिन घुमा, अपा का 2.5 लाख में मैं 2.5 साल घूम सकूं, 2.5 लाख में 7 दिन का ही घुमावे। इन वास्ते अपार अमार काम की चीज है कौन, अभी अपने काम की इसमें से क्या चीज है कि इनके नाम याद कर लो और इनके सन याद कर लो, ये काम की चीज है। ठीक है, तो पहले तो नोट करो, और उसके बाद में ज्यादा अपने अभी सपने नहीं देखना है, इसके सपने पूरे किए जा सकते हैं, पहले एक बार नौकरी लगो, उसके बाद की बात है ये सब। ठीक है, तो एक बार नोट करो, इसे आगे चलते हैं अपन। साथियों, पर्यटन पढ़ने में आपको वास्तव में बहुत मजा आने वाला है। वो कैसे कि अब इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन आप इस स्लाइड में सबसे पहले पढ़ते हैं रोपवे। रोपवे का मतलब क्या है सभी जानते हैं, अपने कहीं घूमने जाते हैं, यदि नहीं जानते तो भी बता दूं, तो वो रस्सी लगी होती है, उसमें वो ट्रॉली जैसा लटका होता है, हिंदी में बोलते हैं उड़न खटोला। ठीक है, टाबर या टिंगर या जो बच्चा वगैरह साथ में जाले नहीं, वह कह के हिचको, हिश्याम बैठो हिश्याम बैठो यूं करिया करें। ठीक है, मारवाड़ी में, और हिंदी में कहे तो झूला। ठीक है, उड़न खटोला है। रोप वे यानी कि रस्सी से रास्ता बनाया हुआ है, दुर्गम पहाड़ी है तो उसको आसानी से चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ रोप वे। ठीक है, अब रोप वे में आपके सवाल जो बनते हैं, सबसे पहला रोप वे जो है आपका 20 दिसंबर 2006 से शुरू किया सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर। सुंदा माता मंदिर जो है साथियों जालोर के अंदर जसवंतपुरा के पास में है, और जसवंतपुरा वैसे भी भालुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भालू कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये 2006 में यानी कि सबसे पहला है, इसलिए ध्यान में रखना है। ये 800 मीटर इसलिए दूरी जो है वह कवर करता है सुंदा माता
रोपवे, ठीक है। दूसरा आपके मनसापूर्ण करनी माता मंदिर वाला उदयपुर के अंदर है, जो 2008 से संचालित है और 387 मीटर दूरी कवर करेगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है सावित्री माता मंदिर का पुष्कर के अंदर 3 मई 2016 से शुरू, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू हुआ था और ये 700 मीटर है। इसके अलावा जरूरी ये नहीं है कि ये 3 ही है, लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बताए हैं। इसके अलावा सामोद में और बहुत सारे ऐसे हैं, कामेश्वर महादेव अपने पाली के अंदर भी प्रस्तावित है, बहुत सारे ऐसे प्रस्तावित भी है और बहुत सारे जो है अब बन भी चुके हैं। तो मेन अपन को जो ध्यान में रखने हैं वो ये 3 है जो मैंने आपको बता दिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ये 3 ही है राजस्थान में, अब तो रोपवे बहुत जगह बन रहे हैं। तो ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रारंभ के थे और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सुंदा माता मंदिर वाला रोपवे। अब इसके अलावा अपन पढ़ते हैं पर्यटन के अंदर प्रमुख सफारियां। प्रमुख सफारी से मतलब ये है कि वहां की वो जो चीज है उसको या तो प्रसिद्ध है वो दिखाई जाती है या फिर उसकी सवारी करवाई जाती है। कोई जानवर है, कोई ऐसा है जिसकी सवारी करवाई जाए, जो वहां का आकर्षण का केंद्र है वो दिखाया जाता है। अब सफारी का मतलब यूं नहीं है कि हर चीज री सवारी वे आगो नहीं, हमें लोयन सफारी एट लिख दियो, टाइगर सफारी, लोयन सफारी। हम माते थोड़ी बेड़ाए, माते बेड़ाए ना 53 का अफजई है ना, माते नहीं बेड़ा। और बलून सफारी में जरूर बलून के अंदर आपको वो करवाएंगे। अब देखो ये प्रसिद्ध है, ये कहाँ की ये पूछा जाता है। तो बैलून सफारी आपकी बूंदी की है, ब से ब का ध्यान रखना। बैलून सफारी आपके बूंदी में प्रसिद्ध है। बैलून सफारी कहाँ करवाई जाती है? बूंदी में। लॉयन सफारी आपकी नाहरगढ़ के अंदर, और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर, ठीक है। तो लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? नाहरगढ़। अब कैमल सफारी जो है वैसे तो देखो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन प्रसिद्ध जो है पर्यटन की दृष्टि से वो सम है, और सम जैसलमेर के अंदर है, और सम के दौरे बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के टेंट हाउस के अंदर नाइट रुकना बहुत प्रसिद्ध है। और फिलहाल भविष्य में अभी थोड़े कुछ सर्दियों की छुट्टियों में हमारे परिवार का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे अब कैसी सफारी होती है और क्या होती है। जो चीजें पढ़ते हैं उन्हें महसूस भी किया जाए तब जाके मजा आए। तो कैमल सफारी, कैमल मैन भी पूछते हैं, अशोक टांग, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे आपके टाइगर मैन है, कैलाश सांखला, पानी वाले बाबा, राजेंद्र सिंह, ऐसे ही जो चीजें हैं साथ में थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब कैमल सफारी में कैमल सिर्फ दिखाया नहीं जाता, ऊपर बिठाया जाता है और घुमाया जाता है, ठीक है। टाइगर सफारी में ऊपर बिठाया नहीं जाता, सिर्फ दिखाया जाता है, ठीक है ना। और रणथंभौर और सरिस्का के अंदर आपको टाइगर प्रोजेक्ट जहां जहां है वहां टाइगर सफारी ओपन जीप होती है, ओपन जीप में बिठाकर और अंदर ले जाया जाता है। और टाइगर और ये जो भी होते हैं ये किसी पिंजरे में कैद नहीं होते, वहां खुले में विचरण करते हैं, कई बार गाड़ियों के पास आ जाते हैं, हाँ सामने से निकल जाते हैं। ये टाइगर सफारी का हमारा भी एक किस्सा है। हम गए थे जिम कॉर्बेट, जिसे नेशनल हेली पार्क भी कहते हैं, जो भारत का पहला 1835 में स्थापित हुआ था, भारत का पहला अभ्यारण्य था, उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर ही है। और हमने टाइगर सफारी की थी वहां पे, अभी 2-3 साल पहले की बात है। और इसमें मतलब सौभाग्य से हमें टाइगर दिखा भी और बहुत पास से निकला था गाड़ी के। तो वहां पे उस समय तो अपन पहले जाने से पहले तो शेर बहुत बनते हैं कि हाँ क्या है, आएगा तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं होता। जब पास में आती ना तो घिघी बन जाती है, फिर ऊपर का पसीना नीचे आता है कि अब तो निकल जाए यहाँ से, तो ही है। बाकी आता आनंद है वहां पे, खुले में सारे जीव जंतु जितने भी है वो खुले में दिखते हैं, खुले में विचरण करते हैं प्राकृतिक परिवेश के अंदर। तो ये टाइगर सफारी जो है कभी करने का अवसर मिले, रणथंभौर सरिस्का अपने राजस्थान में भी होती है, तो ये कभी करने का अवसर मिले सफारी तो आनंद उठाना चाहिए। देखो अपना तो उसूल एक ही है कि या तो कोई काम करना नहीं करना तो फिर पूरी तरीके से करना, या तो धूड़ खानी कौन और खानी तो उसे धोरे माते बैठे नहीं खानी, ठीक है ना। अब देखो एलिफेंट सफारी जो है आमेर के अंदर, आमेर के किले में, स्पेशली आमेर के किले में वो चौकी बनी हुई है, और उस चौकी के पास में हाथी को लाते हैं, फिर उस पर बिठाते हैं सीधा का सीधा, और कई बार हाथी को बिठाकर और फिर भी बिठाते हैं अलग अलग तरीके, कई बार सीढ़ी लगाते हैं हाथी के पास और फिर बिठाते हैं, और फिर वो सफारी बहुत सारे हाथी है वहां आमेर फोर्ट में, बहुत सारे हाथी है और हाथी की सफारी करवाई जाती है। तो ये वहां की प्रसिद्ध है। वाटर सफारी चंबल में करवाई जाती है, स्पीड बोट है, बोटिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चंबल नदी, और खास तौर पर ये जो करवाई जाती है वो आपके कोटा के अंदर, ठीक है। तो वाटर सफारी कोटा। डंकी सफारी, हम डंकी माते बेटा हुए नहीं, ध्यान रखना बेटा हुए नहीं, डरने की जरूरत है। कौन? डंकी सफारी, यानी वहां पे देखो शेखावाटी, मैंने अभी डुंडुलो दपे जैसे गर्दब अभ्यारण्य अपने झुंझुनू वाला,
तो ये है, तो वहां पे मतलब ये इनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां पे ये शेखावाटी के अंदर डंकी सफारी प्रसिद्ध है। अभी तो हमारे पाली में भी एक सफारी हो रही है और पाली में बहुत पर्यटक आते हैं। फिलहाल इसमें जो है अपने पैंथर या लेपर्ड सफारी बोला जाता है, पैंथर कंजर्वेशन बहुत जबरदस्त यहाँ पे विकसित हो रहा है और बहुत मात्रा में पैंथर है। जब सफारी करवाते हैं हकीकत यहाँ पे पैंथर दिखते हैं और बहुत मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज जो है, अभी कुछ समय पहले सैफ अली खान और आपके जो सीआईडी में वो प्रद्युम्न है, एसीपी प्रद्युम्न, वो सचिन तेंदुलकर, अभी आलिया भट्ट और वो भी आकर गए हैं। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त विकसित हो रहा है अभी ये पैंथर, और यहाँ पैंथर सफारी यहाँ की भी प्रसिद्ध हो गई है। तो ये चीज है जो भविष्य में मुझे लगता है, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में, क्योंकि इसे जब स्पेशली घोषित कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जवाई कंजर्वेशन रिजर्व ये हो जाएगा और उसके बाद में ये भी जीके में पढ़ने को मिल सकता है। तो ये है, देखो भविष्य की संभावनाएं भी बताई मैंने और जो चल रहा है संचालित है वे चीजें भी बताई है, और ये पर्यटन की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी ध्यान में रखना है। अब करना क्या है, इन्हें नोट करो और अपन चलते हैं फिर आगे। साथियों अब अपन पढ़ते हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले महोत्सव और मेले। इनका आयोजन पर्यटन विभाग इसलिए करता है ताकि पर्यटकों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके और वे अधिक से अधिक राजस्थान आए अपने घूमने फिरने के लिए। और ये समय समय पर जो है अलग अलग स्थान के हिसाब से, अलग अलग विशेषताओं के हिसाब से पर्यटन विभाग द्वारा ये मेले महोत्सव वगैरह आयोजित किए जाते हैं। अब अपने ये है कि ये कब आयोजित किए जाते हैं, कहाँ आयोजित किए जाते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिलान वाले सवाल आ सकते हैं, इसमें सीधा सवाल आ सकता है, इसमें असंगत वाले सवाल आ सकते हैं और संगत वाले सवाल आ सकते हैं। तो इनमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखते हुए कहाँ कैसे है उन्हें देखते हुए अपन इन्हें समझ लेते हैं एक बार। ये जो है सारे लगभग इस स्लाइड पे मैंने लिए हैं, इस बोर्ड पे लिए हैं। तो इसमें आप जब वीडियो देखते हैं तो ये तो क्वालिटी बढ़ाकर देखें या फिर इसको रोटेट करके देखें तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा एकदम। मैं जो है वो क्या बोलते हैं इसमें HD पिक्सल्स क्या बोलते हैं, 750 वो होती है ना, उसके अंदर 740 के कितनी होती है उसके अंदर शूट करता हूँ, जो एक तरह से HD है, व्यवस्थित तरीके से आपको दिख जाएगी। तो अपनी क्वालिटी को एडजस्ट कर दें यदि क्लियर नहीं दिखता है तो। वैसे क्लियर दिखता है, अभी तक जो है 40-41 क्लासेस डाल चुके हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए देखिए, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, बीकानेर के अंदर, और ये जनवरी के अंदर। मैंने इंग्लिश महीने ही लिख रखे हैं सीधे के सीधे ताकि आपको असुविधा ना हो। जब त्योहार मेले वगैरह पड़ेंगे तो उसमें हिंदी महीने और उनको इंग्लिश महीनों में कन्वर्ट करना आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंदर है, लेकिन आपको ऊंटों के लिए प्रसिद्ध मेला जो पूछा जाता है ऊंट बिक्री के लिए, तो ध्यान रखना कि रंगीन मेला पुष्कर वाला जो अपने पढ़ा है पहले ऊंट के अंदर, और इससे पहले जो ज्योग्राफी की क्लासें चली है उनमें अपन ने सब में पढ़ा है। तो ये ऊंट बिक्री के लिए वो है, लेकिन ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंदर और जनवरी में मनाया जाता है। मरु महोत्सव, साथियों मरु का नाम आते अपने जोधपुर मत चले जाना, मरु का नाम है, याद रखना, मरु यानी मरु स्थल ऐसे याद रखें। और मरु स्थल का सबसे ज्यादा भाग है कि जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर, ज से जैसलमेर और ज से जनवरी के अंदर ये मनाया जाता है। मरु महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। हाथी महोत्सव, अब हाथी कहाँ ज्यादा, अभी हाथी सफारी पड़ी अपन ने, आमेर, आमेर कहाँ है, आमेर जयपुर के अंदर है, तो हाथी महोत्सव जयपुर और मार्च के अंदर। मेवाड़ महोत्सव, अब मेवाड़ का नाम आए और उदयपुर का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में और अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव, अब गर्मी क्यों ज्यादा लगे, गर्मी लागे गुरुजी जून महीने में, और गर्मी लागे जने आप की जगह जाने पसंद करो कि हिल स्टेशन है, कोई ठंडी ठंडी जगह है, जिम जाइन थोड़ो दिल गार्डन हो जिया तो गुरुजी मजो आ जा। तो बस ग्रीष्म महोत्सव गर्मी में कहाँ जाने की इच्छा होगी, माउंट आबू। और गर्मी कब भारी पड़े, जेठ महीने की गर्मी यानी कि जून, तो जून के अंदर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ का नाम आता है, मारवाड़ इतिहास पढ़ते हो तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर और जोधपुर यानी कि मारवाड़, ये ध्यान रखना। तो मारवाड़ महोत्सव आपके जोधपुर के अंदर और अक्टूबर में मनाया जाता है। शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब यही है कि चूरू शिखर और झुंझुनू, और ये फरवरी के अंदर मनाया जाता है। शरद महोत्सव, शरद महोत्सव साथियों दो जगह याद रखना, माउंट आबू भी है और जयपुर भी है। शरद महोत्सव दोनों जगह मनाया जाता है
और लगभग दिसंबर के महीने के अंदर ये मनाया जाता है। गणगौर मेला जयपुर का फेमस है और मार्च अप्रैल की बात है जब गणगौर, अब ये जो है अब मैं आपको जब त्योहार पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर पूरी चीज डिटेल से बताऊंगा गणगौर के बारे में। अभी आप ये ध्यान रख लें जयपुर में ऐसे गणगौर की जो सवारी निकलती थी तीज माता की और गणगौर की सवारी, उसी को देखने के लिए प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। लालचंद्र जो है उनके वास्तुकार थे और वो मुकुट के आकार की खिड़कियां वगैरह जो भी है बिना नींव के खड़ा है। बताऊंगा, व्यवस्थित बताऊंगा। अभी यहाँ पे इसलिए लिंक नहीं करता हूं क्योंकि जो चीज चल रही है उसी के अंदर आपका ध्यान रहे। लिंक करूंगा तो कई नए विद्यार्थी हैं जिनके कभी पढ़ा हुआ नहीं है वो चीज, तो वो बेचारे घबरा जाएंगे और पुराने विद्यार्थियों की भी आत्ममंथन चालू हो जाएगा, ये सही था कि नहीं था, और फ्लो में हो सकता है कोई सन वन ऐसा गलत निकल जाए, फिर आपकी जो है जीके की लंका लग जाएगी। इसलिए मैं ज्यादातर लिंक नहीं करता हूं और जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर ही विशेष जोर देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब देखो तीज मेला अभी अपन ने गणगौर के अंदर मैंने बात की थी तो जयपुर के अंदर ही है और जुलाई अगस्त के अंदर। पुष्कर मेला, पुष्कर यानी कि पुष्कर के अंदर ही है, और पुष्कर कहाँ है? अजमेर के अंदर है, तो पुष्कर के अंदर ही ये फेमस है और ये नवंबर के अंदर है। ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम कहाँ है? त्रिवेणी संगम वाला डूंगरपुर के अंदर है और ये कब है? फरवरी के अंदर। ठीक है, कजली तीज का नाम आ जाए तो आंख में इसके बूंदी याद रख लेना। ठीक है, कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर और अगस्त महीने के आसपास ये होता है। ब्रज महोत्सव, अब ब्रज यानी कि देखो ब्रज का नाम लेते ही फिर ब्रज की याद आती है, यानी कृष्ण भगवान, और उधर थोड़ा सा ध्यान जाता है मथुरा वृंदावन, ये इस तरफ ध्यान जाता है। तो इस तरफ अपने बाड़मेर तो है नहीं, बाड़मेर पड़े तो मथुरा वृंदावन है कौन? तो किने पड़ा है? भरतपुर के पड़ा है, तो भरतपुर के पास है, यानी कि भरतपुर के अंदर ब्रज महोत्सव और फरवरी के अंदर। ठीक है, डीग जो जल महलों की नगरी है वो कहाँ है? वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, बदन सिंह द्वारा जल महल, तो ये भरतपुर, और ये जन्माष्टमी के समय ये मनाया जाता है। बैलून महोत्सव, अब देखो बैलून सफारी अपन ने बूंदी पढ़ा था, लेकिन बैलून महोत्सव के अंदर ध्यान रखना है, बाड़मेर, कंफ्यूज मत हो जाना, साथ साथ जहां पे कंफ्यूज होते हो वो चीज भी बता रहा हूं। बैलून महोत्सव जो है वो आपका बाड़मेर के अंदर है, अप्रैल महीने के अंदर। बैलून सफारी जो थी वो आपकी बूंदी के अंदर थी। ठीक है, पतंग महोत्सव दो जगह मनाया जाता है, एक तो आपका जयपुर और एक जैसलमेर। और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यदि पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि वो अहमदाबाद के अंदर, अहमद द्वारा आबाद। ठीक है, समाज के अंदर पूछते थे ऐसे, जब तैयारी करते ना तो डिस्कस बहुत ज्यादा करते थे, और डिस्कशन करना चाहिए। अभी आपका बहुत बढ़िया डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कशन से आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे और आपका जो जीके पढ़ा हुआ है वो स्थायी होगा। तो जो तैयारी करने वाले आसपास है उनका एक ऐसा टाइमिंग सेट करें आप कि अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे या फिर जो भी पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक का तो डिस्कशन करना है, इसके अलावा अपन जो दूसरा और भी डिस्कस साथ में करेंगे, बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका जीके। तो अहमदाबाद के अंदर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, जो मैंने खुद देखा हुआ है, और बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी बड़ी वो पतंगे उड़ाते हैं और वो देखने लायक माहौल होता है। और साथ में इनके फूलों का भी वो एक फ्लावर का साथ में लगता है। इस पतंग महोत्सव जनवरी के अंदर ही लगता है क्योंकि संक्रांत आती है ना, मकर संक्रांति, उसके आसपास ही ये आयोजित होता है। तो अंतरराष्ट्रीय वाला यहाँ है, और अपने ये जयपुर के अंदर, अपने राजस्थान का जो जयपुर के अंदर, जयपुर और जैसलमेर दोनों जगह जनवरी में मनाया जाता है। थार महोत्सव साथियों आपका बाड़मेर के अंदर है और फरवरी के अंदर मनाया जाता है। मीरा महोत्सव आपका चित्तौड़ के अंदर अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है महोत्सव भी आपको याद करने की कोशिश तो मैंने की है कि खास आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि आपको हाथों हाथ ही याद हो जाए और याद करने में कोई समस्या नहीं हो। तो काफी सारी चीजें याद हो गई होगी। एक बार मैं फास्ट रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके कोई याद नहीं भी हुआ हो तो एक बार फिर से याद हो जाए। तो ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर, मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर, हाथी महोत्सव, हाथी कहाँ है ज्यादा? आमेर, जयपुर के अंदर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, मेवाड़ का नाम आए और उदयपुर का नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। ग्रीष्म महोत्सव, गर्मी ज्यादा लगे तो कहाँ जाए? माउंट आबू, और जून के अंदर गर्मी ज्यादा। मारवाड़ का नाम यानी कि जोधपुर, अक्टूबर के अंदर। देखो समय ये याद नहीं रहे तो इनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थान जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी, चूरू सीकर, झुंझुनू, बस कोई समस्या ही नहीं है। शरद महोत्सव, माउंट आबू और जयपुर। गणगौर यानी कि जयपुर के अंदर जाना सीधे सीधे।
तीज मेला पूछे जाए तो जयपुर, और कजली तीज पूछे तो बूंदी, ठीक है। पुष्कर मेला कोई समस्या नहीं, पुष्कर में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में कोई भी समस्या नहीं। ब्रज महोत्सव, ब्रज कहाँ पास में पड़ेगा, भरतपुर के, तो भरतपुर के अंदर। डीग महोत्सव भरतपुर ही है, जल महलों की नगरी। बैलून महोत्सव बाड़मेर में, बैलून सफारी बूंदी में। पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। सांस ले लूं थोड़ी, ठीक है। देखो, सर्दी में गर्मी का एहसास कहते हैं एड आवे कई लक्स कोजीन वगैरह वगैरह। सर्दी में गर्मी रो एहसास करना, धुआंधार थे पड़ा दो खाली की नहीं तो भी एहसास हो जा। अब बार थोड़ी टाइम लगातार और बोलने काम पड़ी हुए तो ये जैकेट वैकेट सब खोलना पड़े, पसीना रेला आ जाए, ठीक है। चलो, ये आज का अपना जो है वो टॉपिक इतना ही होगा। ये भी नोट करोगे ना, 2 घंटे लगेंगे आज के इस क्लास को भी नोट करने बैठोगे तब व्यवस्थित तरीके से। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि चाहे बुक आपके पास हमारी या किसी की भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाते रहना साथ में, क्योंकि खुद के हाथ से लिखा हुआ, व्यवस्थित लिखा हुआ वो हमेशा दृष्टि पटल पे कायम रहता है। जब भी आपके सामने कोई सवाल आएगा, पेपर आएगा, तो आपका खुद का लिखा हुआ उसमें से आसानी से याद आ जाएगा। तो और ये फिर तो ये आपको बोर्ड भी याद आएगा, और बोर्ड पे से हमने ऐसे लिखा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। कई विद्यार्थी पूछते हैं कमेंट में कि सर बुक ले ली हमने तो नोट्स बनाने जरूरी है क्या, या फिर बुक ले ली तो क्लास देखनी जरूरी है, या क्लास देख ली तो बुक लेनी जरूरी है क्या। देखो, सबके अलग अलग मायने हैं। मैं नहीं कहता कुछ भी जरूरी, जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं है, और जीवन में सब कुछ जरूरी है ना। कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता और कुछ भी, सब कुछ पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो देखो, ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है। आपको क्लास में मैं कोई कमी नहीं दे रहा हूं, वैसे बुक में भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। वैसे मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे बुक नहीं भी लेते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्लास नहीं भी लेते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, पढ़ना जरूरी है। अंतिम लक्ष्य क्या है, अपना पढ़ना। अब एसएसटी सेकंड ग्रेड की जो रणनीति का वीडियो बता रहे थे वो मैं जल्दी बना दूंगा, आपको दे दूंगा। ये बात आप दिमाग में कतई मत रखना कि मैं अब राइटिंग के इसमें आ गया हूं या मैं पुस्तकें लिखने लग गया हूं तो मैं हमेशा विद्यार्थी ये कहूंगा कि मेरी ही पुस्तक लो, आप इससे ही सफल होंगे। तो यदि ये भ्रांति मन में रहती है या ये शंका है तो इसे निकाल देना। मैं कभी भी पुस्तक विक्रेता और पुस्तक बेचने के हिसाब से नहीं लिखने लगा हूं। मैंने लिखना इसलिए शुरू किया कि ये कंटेंट को इस तरीके से दिया जाए कि विद्यार्थी सीधा याद करे। जो कमी मुझे महसूस हुई थी वह कमी विद्यार्थियों को महसूस ना हो, दूर किया जाए। अब जैसे वन लाइनर है तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये तो थी गाइड। कई लोग अभी तक भी वन लाइनर और ड्रीम प्रोजेक्ट, वन लाइनर और गाइड में अंतर नहीं कर पाए। वन लाइनर जो मैं लिख रहा हूं वो एक तरह से मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। इसमें हम 4 राइटर है गाइड के अंदर, आदरणीय मुकेश जी पंचोली साहब, पुष्पेंद्र जी कसाना साहब, भानु प्रकाश जी और एक में, चारों ने मिलके साझा प्रयास किया है और विद्यार्थियों की उम्मीद पर खरी उतरे ऐसी गाइड लिखने का प्रयास किया है और ये उतर भी रही है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या होता है कि टाइपिंग में कई जगह मिस्टेक रह जाती, क्योंकि विद्यार्थियों का इतना ज्यादा दबाव था। मैं प्रकाशक को फोन करता कि अभी तक क्या है, टाइपिंग क्यों नहीं हुई। मुकेश जी अलग से फोन करते अभी तक क्या है, क्यों नहीं हुई, तो वो भी टाइपिस्ट को जाकर कहते। तो इसमें क्या होता है कि टाइपिंग में कुछ कहीं कहीं रह जाती है। तो इसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि एक बार जैसे बुक आ गई है मार्केट में, विद्यार्थियों की तैयारी निर्बाध रूप से चलती रहे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2-3 पेज ऐसे बनाएंगे जिसमें यदि कहीं मिसप्रिंट है, कुछ ऐसे चीज आ गई है तो उसमें मतलब पूरी तरीके से विद्यार्थियों को गलत तथ्य लेकर आगे नहीं जाए, उनको व्यवस्थित रूप से वो सही करके और उसके बाद में वो पीडीएफ के जरिए टेलीग्राम में या कैसे भी आप तक वो चीज पहुंच जाएगी। वो हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें ये चीज संशोधन आपको करना है और ये अब पूरी तरीके से परिष्कृत और पूर्ण रूप से विश्वास आप कर सकते हो। तो ऐसा मैं अगर जुड़ा हूं वैसे तो मैं ये चीज जरूर करता हूं और करूंगा। तो इस मामले में आप निश्चिंत रहे और यदि कोई जैसे मिसप्रिंट मिल भी जाती है तो चिंता न करें, मैं उसे आपको पूरी तरीके से महीने भर के अंदर वो करवा दूंगा सही, ठीक है ना। रही बात दूसरी, अब वन लाइनर और गाइड की जो कह रहे थे लड़के, तो वन लाइनर और ये तो है गाइड, ये भी मतलब आपके लिए ऐसी रामबाण साबित होगी। यदि देखो कि नहीं इसको पढ़ने की इच्छा होगी, आपके सो भी जाओगे इसको छोड़ के वापस पढ़ने की इच्छा होगी कि ये पढ़े। अब इसमें से एक एक फैक्ट, एक एक चीज, एक एक लाइन को आपको याद करनी है। याद कैसे करना, हमने हमारी मेहनत कर ली, आपको याद कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। और रही बात, अब मैं जो बता रहा था कि गाइड और वन लाइनर के अंदर क्या अंतर है, ये तो थी गाइड। इसमें कंसेप्चुअल भी है, पूरी आपको कंसेप्ट भी दिए गए हैं, ये सारी चीजें हैं। अब वन लाइनर में क्या है, मैंने वन लाइनर का मतलब ये होता है एक लाइन और उसका उत्तर सीधा सीधा।
वन लाइनर पूरी की पूरी अपने क्लासेस पर आधारित है, ऐसे मान लो आप। उसमें आपको ढेर सारी ट्रिक्स मिलेगी याद करने की, हाथों हाथ वन लाइनर, एक एक लाइन और हाथों हाथ ही उसमें आपको उत्तर मिलेंगे, पढ़ने की रुचि बनेगी। जो चीजें बिखरी हुई है अलग अलग एक जैसी जो चीजें हैं बिखरी हुई है, मान लो कि मेवाड़ का गांधी पूछ लिया तो मेवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, पहला पुराना, ये सारे लगभग जो है वो आपको संकलित किए हुए एक जगह पर मिलेंगे। जो आपने पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ रखे वे भी चीजें मिलेगी, बहुत सारे ऐसे। मतलब मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको मैं इस तरीके से तैयार कर रहा हूं कि मैं सोचता था कि यदि कोई मुझे ऐसी चीज उपलब्ध करवाता तो वास्तव में वो मेरे लिए बहुत अच्छी होती, और जो मैंने कमी महसूस की उसको वो पूरी उसमें करूंगा। तो वो लगभग अभी मैं राइटिंग में भी मैं अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, उसमें लगभग तो अभी महीना भर तो मैं ही ले लूंगा, उसके बाद में फिर टाइपिंग वाइपिंग हो। तो लगभग मुझे जहां तक लग रहा है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपको वन लाइनर भी मिल जाएगी। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अभी लिखना बाकी है। तो ये चीजें हैं। तो जो चीज है वो विद्यार्थियों के सामने मैं खुली किताब की तरह प्रस्तुत करता हूं। विद्यार्थी मुझे समझते हैं, और ये सिर्फ विद्यार्थी नहीं, आप सब मेरा परिवार है, ऐसा मानकर ही मैं कार्य करता हूं। अब ये जो आज की जो चर्चा वाला था ना, ये थोड़ा अपन ने क्लास के बाद में रखा, विद्यार्थियों की जो शंकाएं थी वो बाद में, क्योंकि कई जो रेगुलर विद्यार्थी है वो कहते कि सर क्लास आप पहले इतनी सारी बातें हो गई। अब देखो जो जरूरी होती है वो तो बतानी पड़ती है। हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग है, हमें सबका देखना पड़ता है, सबके कमेंट देखने पड़ते हैं, सबकी जिज्ञासाओं को शांत करना पड़ता है। अब क्योंकि 90-95 हजार लोगों का परिवार है, आप तो इतने संख्या में हो, मैं तो एक हूं, तो ये सारी चीजें अब इसलिए मैंने इसको अंत में रखा कि जिन्हें जरूरत होगी ये चीजें जाननी वो तो देख लेंगे, और जिन्हें सिर्फ क्लास की जरूरत थी उन्होंने क्लास देख ली है। क्लास के लिए भी ऐसा है कि क्लास बंद नहीं होगी, क्लास आपके इसी तरीके से चलेगी। क्लास के अंदर धीरे धीरे और गुणवत्ता बढ़ाएंगे। जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, मैं आपको प्रश्न पत्र के आधार पर टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। कुल मिलाकर जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा है ना, उसे ये लगे कि हाँ वास्तव में हमें कोई मिला है जो हमारे लिए काम करना चाहता है और काम कर रहा है। और लगभग मतलब हमने इस चीज का ध्यान दिया, और मेरा उद्देश्य यही रहा है कि किसी भी विद्यार्थी की जेब पर ज्यादा वजन न पड़े। देखो क्लासेस के लिए तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की, जहां पे जैसे अब ये बुक्स है वगैरह इसमें लागत लगती है, तो वहां से हमें लागत मूल्य, अब जैसे प्रकाशक का काम है ये, अब उन्हें हम नहीं कह सकते कि आप निःशुल्क दो, क्योंकि वो उनकी चीज है। टेस्ट सीरीज वो मेरे हाथ में, तो मैं उसकी उस हिसाब से ही रखूंगा कि बस सिर्फ लागत मूल्य अपना निकल गया, खूब है। वो क्लासेस आपको इस तरह मिल रही है, और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही। फिर अब जो है थोड़ा सा टाइम मेरे सेट हो जाए, मैं डिजिटल बोर्ड मंगवा दूंगा, और उसके बाद आपकी मतलब लीला लहर हो जाएगी। जो मेरी जो इच्छा थी कि एक बैच ऐसा निकालूं जिसमें से लगभग राजस्थान के हर विद्यालय में एक शिक्षक अपनी क्लासेस से पढ़ा हुआ हो। देखते हैं कितना साकार होता है, और विद्यार्थियों से जरूर अपील करूंगा कि आपको क्लासेस शेयर करनी है, और दबाकर शेयर करनी है, क्योंकि देखो मैं गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं कर रहा, तो आपको भी शेयर करने में कोई समझौता नहीं करना है। तो बातें खूब हो गई साथियों, आज क्लास भी हो गई अपनी अच्छी सी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।